नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। नोटबंदी को लेकर विपक्ष और बीजेपी में घमासान जारी है। विपक्ष ने आज नोटबंदी पर बैठक बुलाई। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर सीधा हमला बोला है। ममता बनर्जी ने नोटबंदी को महा इमरजेंसी करार दिया। वहीं विपक्ष के हमलों पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया और कांग्रेस को सबसे भ्रष्ट पार्टी बताया। सहारा के डॉक्यूमेंट्स में 9 बार प्रधानमंत्री के नाम निकलते हैं, तो देश को प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, मगर जो उनके ऊपर सवाल आ रहे हैं उसके बारे में प्रधानमंत्री जवाब नहीं देते। इसका बाद क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा, एनडीए गवर्नमेंट को। हम लोग इंतजार करेंगे। 47 जून इंतजार करने हमको मिला तो और 3 दिन कहेंगे। भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई से राहुल गांधी और उनके साथी परेशान हो गए। और जैसा मैंने कहा कि वहां ऐसे दल बैठे रहे हैं जो आजाद भारत के सबसे बड़े स्कैमों के साथ उनकी पार्टी और उनकी पार्टी की सरकार का नाम जुड़ा रहा है। मित्रों, हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि नोटबंदी के इस पूरे प्रयास से देश को एक ईमानदारी के पथ पर चलने की एक नई रोशनी मिली है। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। अरुण, लगातार सत्ता पक्ष अपनी दलीलें दे रहे हैं नोटबंदी को लेकर और विपक्ष कोशिश कर रहा है किसी भी कीमत पर सरकार को ना छोड़ा जाए। ऐसे में जिस तरह से दलील दी जा रही है सत्ता पक्ष की तरफ से, क्योंकि मियाद बहुत कम है, रुख जनता के बीच क्या होता दिख रहा है सरकार को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि विपक्षी एकता कहीं ना कहीं टूटी है इसमें, क्योंकि 4 ही मुख्य दल थे, बाकी छोटे दल थे। जो बड़े घटक थे, जो पार्लियामेंट के समय कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे, उनमें से कई सारे नहीं आए क्योंकि आपसी मतभेद थे। लेकिन उसके बावजूद ममता बनर्जी के रूप में कांग्रेस उपाध्यक्ष को एक जो है मजबूत अलाई मिला है आज, क्योंकि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को कहा था कि 30 तारीख को आम जनता की दिक्कतें खत्म नहीं होने वाली, दूर नहीं होने वाली, तो क्या 30 तारीख के बाद प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगना किसी भी राजनीतिक दल के लिए एक बड़ी बात होती है और बड़ी मांग भी है। राहुल गांधी शुरू में इस सवाल के जवाब में बचते बचाते नजर आए, लेकिन बार बार जब सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी ममता बनर्जी का जो रुख था उसको एक तरह से सपोर्ट किया। और जब उनसे पूछा गया कि अगर प्रधानमंत्री 30 तारीख के बाद ममता बनर्जी की मांग के मुताबिक इस्तीफा नहीं देते हैं तब आप क्या करेंगे, इस पर राहुल गांधी ने कहा कि वो प्रधानमंत्री पर इस्तीफे का दबाव बनाएंगे। दूसरी जो बात महत्वपूर्ण राहुल गांधी ने कही वो ये कही कि जब से उन्होंने जो 2 डायरियों की बात वो करते हैं, सहारा और बिरला की, उस डॉक्यूमेंट्स को सामने लाए हैं, तब से प्रधानमंत्री के चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा है। और ये डॉक्यूमेंट्स सही हैं, प्रधानमंत्री इनका जवाब क्यों नहीं देते? जहां एक तरफ सरकार के लिए राहत की बात यह है कि जो 16 दलों का एक मोर्चा बना था संसद के अंदर, वो आधे पर आ गया, यानी आज 8 दल थे 16 दलों में से, और उनमें भी कई मुद्दों पर अभी मतभेद बरकरार है। उस बात को राहुल गांधी ने भी माना और ममता बनर्जी ने भी माना कि सारे दलों के अपने कार्यक्रम है, अपनी नीतियां और अपने मतभेद भी हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ वो एकजुट है। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, एक कॉमन एजेंडा के तहत देश भर में धरना प्रदर्शन राहुल विपक्षी पार्टियों को लीड भले ही कर रहे हो, लेकिन अभी भी उसमें कई तरह के बिखराव हैं और इसके लगातार संकेत मिल रहे हैं अरुण। और ऐसे में सरकार लगातार नोटबंदी पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। महज 3 दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में जनता के बीच भी एक अलग तरह की छवि सरकार को लेकर बनती दिख रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर बड़ा वार किया है। मायावती ने केंद्र पर एजेंसियों का दुरुपयोग करने और बीएसपी की छवि खराब करने का बड़ा आरोप लगाया है। मायावती का कहना है कि यूपी में बीएसपी की बढ़ती ताकत और नोटबंदी के फैसले पर जनता की नाराजगी से बीजेपी बौखला गई है और इसीलिए बीएसपी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। यही नहीं, मायावती ने बैंक में जमा 104 करोड़ की रकम पर सफाई देते हुए कहा कि उनके पास पैसे का पूरा हिसाब है। बीजेपी की इनके लोकसभा चुनावी वायदा खिलाफी से वह बिना पूरी तैयारी के लिए गए, इनके नोटबंदी के फैसले की वजह से इनकी हो रही हार से दुखी व परेशान होकर अब इस पार्टी व इनकी केंद्र की सरकार के लोग
अपनी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके जो बीएसपी व इसकी सर्वोच्च नेतृत्व की छवि को खराब व धूमिल करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। केंद्र की सरकार के लोग अपनी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके जो बीएसपी व इसकी सर्वोच्च नेतृत्व की छवि को खराब व धूमिल करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। बीएसपी ने अपने नियमों के मुताबिक ही चलकर, ध्यान देने की बात है, बीएसपी ने अपने नियमों के मुताबिक ही चलकर अपनी एकत्रित हुई धनराशि को एक रूटीन प्रक्रिया के तहत ही वह हमेशा की तरह ही इसे बैंक में जमा कराया। और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मायावती पर पलटवार किया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि मायावती दलितों के नाम पर भ्रष्टाचार छिपाने की कोशिश कर रही हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बीएसपी के खाते पर ईडी की कार्रवाई नियम के मुताबिक की गई है, उसका जवाब बीएसपी को कानून के अनुसार ही देना होगा। उन्होंने डिपॉजिट को डिनाई नहीं किया है, जो पैसे जमा हुए उसको डिनाई नहीं किया है। तो इससे और एक बड़ा सवाल उठता है, इज इट ए नॉर्मल डोनेशन और मनी कन्वर्जन? यह अवश्य सवाल उठता है और बहुत लाजिमी सवाल उठता है कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी को दिया गया सामान्य सहयोग है या पैसा बदलने की कवायद है। क्या अपने द्वारा बड़ी संख्या में नोटबंदी के बाद जो सैकड़ों करोड़ रुपए जमा किए गए हैं उसे दलितों के खिलाफ विरोध बताया जाएगा? क्या कहना चाह रही है मायावती जी कि मेरा भ्रष्टाचार दलितों के खिलाफ संघर्ष माना जाएगा? ये तो इस देश के दलितों के साथ बहुत बड़ा अपमान है। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के देहरादून में काले धन और भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने नोटबंदी का भी जिक्र करते हुए कहा कि 8 नवंबर के बाद से आतंकवाद और अंडरवर्ल्ड की कमर टूट गई है। पीएम मोदी ने यहां 4 धाम महामार्ग विकास परियोजना समेत कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। आप मुझे बताइए, आपने मुझे प्रधानमंत्री रिबन काटने के लिए बनाया है क्या? दिए जलाने के लिए बनाया है क्या? छोटे मोटे उद्घाटन करते रहने के लिए बनाया है क्या? कुछ कर दिखाने के लिए बनाया कि नहीं बनाया? मुझे कुछ कर दे के रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? आपने मुझे काम दिया है चौकीदार का। चौकीदार का काम दिया है। अब मैं चौकीदारी कर रहा हूं तो कुछ लोग परेशान हैं, उनको तकलीफ हो रही है, उनको लग रहा है ऐसा कैसा चौकीदार आ गया, चोरों के सरदारों पर ही पहले वार कर रहा है। इंसान पैसे मार लेता है वो भी सुना था, लेकिन उत्तराखंड में तो स्कूटर भी पैसे खा जाता है। हमने अखबार में पढ़ा था कि जिस स्कूटर में 5 लीटर की टंकी होती है वो 35 लीटर पेट्रोल खाता है। बताइए चोरों को कहां पकड़ेंगे भाई, कहां पकड़ेंगे? 8 नवंबर रात को 8 बजे एक धमाक से जाली नोटों का खेल 0 हो गया दोस्तों। आतंकवाद, ड्रग माफिया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अंडरवर्ल्ड
उनकी सारी दुनिया पल भर में तबाह करके रख दी भाइयों। और इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर चारधाम हाईवे परियोजना का श्रेय लूटने का आरोप लगाया। प्रोजेक्ट जॉइंट प्रोजेक्ट है, इसको जिस तरीके से भाजपाई प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, इट इज नॉट भाजपाई प्रोजेक्ट। जो है भाजपा का इससे कुछ लेना देना भी नहीं है। भाजपा के सांसद विधायकों को ये भी मालूम नहीं है कि कैसे ये प्रोजेक्ट बना है, क्या क्या प्रयास इसके अंदर रहे, उनकी तरफ से कोई योगदान नहीं है। तो यहाँ मुख्यमंत्री से अध्यक्षता कराना जरूरी था, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए थैंक्स का शब्द जो है उसमें डर था। डर था। एनीवे, आई वेलकम प्राइम मिनिस्टर। तो चुनाव की आहट और उसके साथ ही उत्तराखंड में परियोजनाओं के श्रेय को लूटने का भी जो सिलसिला है वो चल पड़ा है। एक ब्रेक हम ले रहे हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। वेलकम बैक। इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां क्राइम ब्रांच की टीम ने 46 लाख रुपए जब्त किए हैं। 46 लाख की रकम 2000 के नए नोट में है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के मुताबिक गिरफ्तार सभी आरोपी कमीशन पर काले धन को सफेद करने का काम करते थे। तो क्राइम ब्रांच ने ये बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 46 लाख की ये रकम, जिसमें 2-2 हजार के नए नोट है, वो पकड़ी गई है। और अब बात हमारे प्राइम टाइम शो, हम तो पूछेंगे आज के बड़े सवाल की। आज का हमारा सवाल है, क्या नोटबंदी का विरोध करने के कारण मायावती के यहाँ ईडी के छापे पड़े हैं? आप अपनी राय #HTP और #मायाजाल पर दे सकते हैं। आपकी राय को हम अपने शो में जरूर शामिल करेंगे। तो सुमित अवस्थी के साथ देखना ना भूलिए प्राइम टाइम का सबसे पसंदीदा डिबेट शो, हम तो पूछेंगे, रात 8 बजे।